प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं असदुल्ला खान हूँ। हमारे सीनियर दोस्त बहुत ही काबिल सहाफ़ी अरशद शरीफ साहब को कीनिया में कत्ल कर दिया गया। उनके बारे में जो बताया गया है वो ये है कि गलती से कीनिया की पुलिस ने उन पर गोली चलाई जिससे वो शहीद हो गए। अरशद शरीफ साहब की शहादत पर, उनकी मौत पर दिल बहुत दुखी है, सभी लोग बहुत मगमूम हैं। और अरशद शरीफ साहब के साथ हमारा जो ताल्लुक़ रहा है वो एक सीनियर के तौर पर भी हमेशा बहुत शफ़क़त के साथ पेश आते रहे हैं। अरशद शरीफ साहब जो हैं वो उन्होंने सहाफ़त में जो अपना मकाम बनाया है, शायद वो अपनी नौयत के एक बिल्कुल मुनफरिद और मुमताज़ जर्नलिस्ट थे और बिल्कुल मुनफरिद और मुमताज़ एंकर थे। अरशद शरीफ साहब का जो खला है उसको पूरा नहीं किया जा सकता। तो कैसी शख्सियत थे और उनकी मौत का जो सबब है, जो कुछ हमारे सामने अब तक आई हैं, उसमें मज़ीद किन तहकीकात की ज़रूरत है, हुकूमत पाकिस्तान की ज़िम्मेदारी क्या है, क्या होना चाहिए, इस पर हम गुफ्तगू करेंगे। और प्रोग्राम में साथ ही साथ आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक बहुत अहम मामला था, इमरान खान साहब की नाअहली का जो फैसला है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का, उस पर अपील आज लगी हुई थी। अगरचे फौरी तौर पर इसकी समाअत तो नहीं हो सकी, जब तक एतराज़ात दूर नहीं किए जाएंगे तब तक चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि इसकी समाअत नहीं हो सकती। लेकिन एक इबहाम उन्होंने दूर कर दिया जस्टिस अतर मिन्नारा साहब ने। उन्होंने कहा कि वो अगला इलेक्शन लड़ सकते हैं, कुर्रम में जो इलेक्शन होने जा रहा है वो भी लड़ सकते हैं, क्योंकि उनकी नाअहली सिर्फ एक टर्म के लिए थी। इस वजाहत के बाद शायद पीछे को एक बहुत बड़ा रिलीफ मिला है और उनकी जो नाअहली थी उसका कंपैरिजन जो नवाज शरीफ साहब की नाअहली के साथ हो रहा था हमारे सामने आया है कि बिल्कुल मुख्तलिफ मामला है। तो इस पर भी हम गुफ्तगू करेंगे। मेरे साथ नसीम ज़ाहिरा साहब मौजूद हैं, सीनियर जर्नलिस्ट और एंकर पर्सन। बहुत शुक्रिया नसीम ज़ाहिरा साहब। शाह खावर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर कानूनदान हैं, आपका भी बहुत शुक्रिया। नसीम ज़ाहिरा साहब, सबसे पहले तो अरशद शरीफ साहब के हवाले से, आप आपके कोलीग थे और वो जैसे कि मैंने कहा कि वो बिल्कुल, मैं जिस तरह से उनको देखता हूँ, वो बिल्कुल अपनी नौयत के एक मुनफरिद जर्नलिस्ट थे और बहुत क्रेडिबल और बड़ा नाम उन्होंने बनाया। आपका उनके साथ एक ताल्लुक़ रहा है, किस तरह से आप उनके साथ एक ताल्लुक़ पर नज़र डालती हैं? जी, यकीनी तौर पे बहुत शुक्रिया। यकीनी तौर पे वो एक अपनी नौयत के एक मुनफरिद थे सहाफ़ी, एक के जहाँ तक इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म का ताल्लुक़ है, प्रोफेशनल जर्नलिज्म का ताल्लुक़ है, बात की खाल तक पहुँचना, वो सब उनकी बेइंतहा यानी कि स्ट्रेंथ्स थी। उसके साथ साथ वो मुल्क के हवाले से उनकी एक अपनी पोजीशन थी। वो बड़े स्ट्रॉन्ग पेट्रियाटिक नेशनलिस्ट थे और उन्होंने एक अपना फैसला किया था। उनको लगता था कि इमरान खान साहब जो हैं वो बड़े ज़बरदस्त लीडर हैं, तो वो आप देखते थे कि उनके हवाले से जब तनकीद का मौका आता था तनकीद भी करते थे जब वो हुकूमत में थे इमरान खान साहब। लेकिन जब हुकूमत से ऑपोजिशन में गए तो फिर उन्होंने बहुत करीब से इमरान खान साहब के हवाले से उनकी जो बात थी, इमरान खान साहब की जो लॉजिक थी और उस पर वो प्रोग्राम वगैरह करते थे। इंटरव्यूज़ बाकायदगी से उनके साथ होते थे, बहुत अहम, और उनके इंटरव्यूज़ के थ्रू पाकिस्तान के लोगों को इमरान खान साहब की सोच का भी पता चलता था ज़्यादा से ज़्यादा। तो ये सब अरशद शरीफ साहब, और उनका एक ये मामला ज़रूर था कि जो कि बड़ी अच्छी बात थी, जो वो अपनी यानी कि तहकीक से किसी बात पर पहुंचते थे, इफ ही केम टू अ कंक्लूजन, तो बस फिर वो उस पर यानी कि तहकीक की बुनियाद पर वो उस पर खड़े रह जाते थे। आप ये नहीं देखते थे कि अरशद शरीफ कभी इधर कभी उधर, जो भी उनकी पोजीशन थी। और ये जो डिबेट है कि जर्नलिस्ट कौन सी पार्टी के साथ है, कौन सी के साथ नहीं है, जर्नलिस्ट भी इंसान है। मैं तो कहती हूँ बड़े खुले तरीके से कि भाई, कुछ जर्नलिस्ट कहते हैं जी हमने ऑब्जेक्टिवली डिसाइड करना है, कुछ कहते हैं कि जी हमने किसी पार्टी के साथ होना है बेस्ड ऑन व्हाट वी अंडरस्टैंड द पार्टी टू बी। अरशद शरीफ साहब का एक वो रिश्ता था। और दूसरा ये मैं आपको कहूँ कि जो एज अ जर्नलिस्ट, आप किसी भी जर्नलिस्ट से बात करें जिन्होंने उनके साथ काम किया, और अरशद शरीफ दुनिया टीवी में जब मैं थी डायरेक्टर करंट अफेयर्स, ये आए थे एज ब्यूरो चीफ, उसके बाद डायरेक्टर न्यूज़ भी बने, अपना प्रोग्राम भी वहाँ करते थे उसमें चैनल में। तो ये बहुत प्रोफेशनल और लोगों को बड़ा इंस्पायर करते थे और अपनी एक कन्विक्शन के साथ काम करते थे। तो मेरा उस दौर में उनसे ज़्यादा इंटरेक्शन हुआ, और उसके बाद ज़ाहिर बहुत साल गुजर गए इस बात को। लेकिन
अब जैसे आपने देखा कि वो अपना एक उन्होंने मुकाम बनाया। अब जहां तक और ये खला तो नहीं पूरा होता, हर इंसान एक अपनी नौयत का एक अलग होता है, तो बस अल्लाह ने कुदरत ने बनाए भी लोग हैं ऐसे। अब अरशद शरीफ साहब के साथ उनकी कैसे मौत पेश आई, उनकी शहादत कैसे पेश आई। देखिए केन्या क्यों गए, क्योंकि केन्या ही एक मुल्क है जहाँ के आप वन ऑफ द फ्यू कंट्रीज जहाँ के बगैर वीजे के आप जा सकते हैं। अरशद शरीफ साहब वहां पहुंचे, जा सकते हैं, बिल्कुल सही है। तो अब आप नसीम ज़हरा साहब, हुकूमत पाकिस्तान की जिम्मेदारी यहाँ पर क्या क्या है, कैसे उसको प्रोब करने के लिए ताकि पूरी हकीकत सामने आ सके, किस सतह पर हुकूमत पाकिस्तान को कीनिया की हुकूमत के साथ क्या मुतालबात सामने रखने चाहिए और ये कैसे मुमकिन हो पाएगा? अच्छा देखिए, सबसे पहले तो मेरा ख्याल है इस बात को एक्नॉलेज कर लें कि पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने, नन अदर देन द प्राइम मिनिस्टर हिमसेल्फ, उन्होंने फ़ोन किया उनको, अब प्रेसिडेंट को, और कहा कि जी ये बड़ा सीरियस मामला है और हम चाहते हैं कि हक़ाइक़ पर पहुँचें। और उसके बाद वहाँ से स्टेटमेंट्स भी आ रही हैं, यूए वहाँ की केन्या की जो सीनियर पुलिस ऑफिशियल ने बताया कि क्या हुआ है। मैं थोड़ा सा उस पर चाहती हूँ कि 2 मिनट फोकस कर लें कि क्या हुआ है। अच्छा हुआ ये जो हमें मालूम है, जो फैक्ट है वो ये कि वो गाड़ी में जा रहे थे और गाड़ी पे गोली लगी। अच्छा, अब ये कहा जा रहा है जो वहां से उन्होंने बताया है, केनियन गवर्नमेंट ने जो रिटन स्टेटमेंट है, उन्होंने कहा जी चोरी की गाड़ी थी जिसमें एक बच्चे की किडनैपिंग इन्वॉल्व थी, तो इस वजह से हमने जब उसको इस पे रोड ब्लॉक पे रोका, गाड़ी नहीं गई, तो वी शॉट एट द कार और इस तरह उनका इंतकाल हुआ है। मुझे बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि मैंने वो देखी है तस्वीर, जो अरशद शरीफ साहब को जब गोली लगी है उसके बाद उनका क्या हाल था। तो नंबर 1 के कोई पुलिस जो हाफ ए प्रोफेशनल होती है, वो ये नहीं करती कि वो गाड़ी को रोकने के लिए आप एक बंदे पर गोली चला लें, आप टायर पे मारते हैं गोली, आप गाड़ी की बॉडी को किसी तरीके से रोकने की कोशिश करते हैं। तो Nobody shot और फिर जब स्पेशली बच्चे की खबर हो कि अगवाशुदा बच्चा उस गाड़ी के अंदर है, तो तब तो आप बिल्कुल गाड़ी पे फायरिंग नहीं करते। बिल्कुल, और ये गाड़ी पे इन्होंने गोली चलाई है, और गाड़ी में 2 लोग तो यकीनी तौर पे बैठे थे, शायद तीसरा भी शख्स था, लेकिन गाड़ी की में जो गोली मारी गई है वो किसी को नहीं मारी गई। अरशद शरीफ वॉज टारगेटेड। तो इट इज अ टारगेटेड किलिंग। उन्होंने अरशद शरीफ को गोली मारी है, और अब इतनी कहानियां आ रही हैं कि 25 गोलियां और 30 गोलियां और गाड़ी की बॉडी पे गोली। दिस, आई एम सॉरी टू से, ये बाद की अब कहानियां बन रही हैं। जो पहली खबर आई थी वो ये था एक स्नाइपर अटैक है, अरशद शरीफ हैज बीन शॉट डेड। और अब इस पे मैं नहीं जाना चाहती, अब हम तो ये चाहते हैं कि किसी तरीके से साफ और शफाफ ये होनी चाहिए इन्वेस्टिगेशन, और ऐसे लोग होने चाहिए जो इंटरेस्टेड पार्टी नहीं है, ताकि सच सामने आए। क्योंकि ये इस वक्त जो स्टेटमेंट आ रही है, बिल्कुल सही है, सच सामने आए और इसके लिए तहकीकात होनी चाहिए। जी नसीम ज़हरा साहबा, मैं एक कमेंट आपका और चाहता हूं, और वो आज वाली प्रोसीडिंग जो है वो तोशाखाना और इस्लामाबाद हाईकोर्ट वाली, लेकिन अगर आप इजाज़त दें तो मैं शाह खावर साहब से मुख्तसर कमेंट इस पर ले लूं, क्योंकि आज सुबह इस्लामाबाद हाईकोर्ट जब लगी तो चीफ जस्टिस अतर मिन्नल्ला साहब ने फौरी तौर पर जो सेक्रेटरी दाखिला और खारजा है उनको हिदायत दी कि इस मामले को फौरी तौर पर सिफाती सतह पर उठाया जाए, उनकी डेड बॉडी को यहाँ पर लाने का इंतज़ाम किया जाए बाइज़्ज़त तौर पर, और फिर इसकी तहकीकात के लिए कीनिया की जो हुकूमत है उससे फौरी तौर पर राब्ता इस्तवार किया जाए। और फिर वो हुआ भी है, हमने देखा है। इसमें अदालत किस तरह से अपना किरदार अदा कर सकती है, साफ शफाफ तहकीकात और फिर इंसाफ, यानी उसकी फैमिली, अरशद शरीफ की फैमिली को ये महसूस हो कि इंसाफ हुआ उनके साथ, और हकायक जो हैं वो बिल्कुल वैसे ही हमारे सामने आ गए हैं और इसमें कोई इबहाम मौजूद नहीं है जैसे कि वो हुए हैं। शाह खावर साहब, इस पर आप क्या कहिएगा? देखिए, सबसे पहले तो ये कि अरशद शरीफ की जो बड़ी अचानक जो उनके रहलत हुई है वो तो बड़ी शॉकिंग है मेरे लिए भी, ख़ास तौर पे इसलिए कि मैंने न सिर्फ उनके साथ बहुत सारे प्रोग्राम किए, बल्कि मेरे उनके साथ ज़ाती बहुत बड़े नज़दीकी ताल्लुकात थे। और हम एक 4 हमारे दोस्तों का ग्रुप था जो कि हम कम से कम महीने में एक दफ़ा नहीं तो 2-3 महीने में एक दफ़ा ज़रूर मिलते थे और आपस में तबादला ख्याल करते थे। उनकी जो बेवक्त मौत है उसने न सिर्फ पूरे पाकिस्तान को, उनकी फैमिली को, बल्कि हम सब दोस्तों को मगमूम कर दिया है। अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद करे। दूसरी बात यह है कि जो अभी इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जो
आपने जिक्र किया कि उन्होंने भी सेक्रेटरी दाखिला को और उनको खारजा को जो है वो हिदायत दी है कि इसके बारे में सिफारती सतह पर ताल्लुकात जो है वो या जो कोऑपरेशन है वो उसके लिए उनको कहें कीनियन गवर्नमेंट को। तो मैं समझता हूँ कि यही हो सकता है कि हम कीनिया की गवर्नमेंट को जो है वो उस पर सिफारती सतह पर दबाव डालें कि वो इसकी जो है गैर जानिबदाराना तहकीकात करे। और मैं ये समझता हूँ कि थोड़ा सा इससे भी आगे जाना चाहिए कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को ये भी ऑफर करनी चाहिए कि उनके अपने तहकीकाती इदारे या लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसी के कुछ लोग उनको वहाँ तक एक्सेस दी जाए और वो कीनिया की जो पुलिस है और इंतज़ामिया है उनके साथ मिलकर इसकी तहकीक करें। तो बहरहाल ये लॉस तो बहुत बड़ा है, जो भी तहकीकात के नतीजे में भी सामने बात आएगी, लेकिन एक बात तो हकीकत है कि हम अपने एक बड़े प्यारे दोस्त और एक बड़े तजुर्बाकार और अपराइट सहाफ़ी से महरूम हो गए। जी, और इस पर हर दिल दुखी है और हर आंख अश्कबार है, हर दिल मगमूम है। आज अरशद शरीफ साहब के घर के बाहर जो हम सुबह वहाँ पर मौजूद रहे काफ़ी देर, और मैं देख रहा था कि वहाँ पर आम लोग भी आ रहे थे जिनका अरशद शरीफ से उस तरह से कोई बराह रास्त ताल्लुक़ नहीं है, ना वो उनके कोलीग हैं, ना वो सहाफ़ी हैं, ना उनका कोई उनसे रिश्तेदारी है, लेकिन आंखों में आंसू थे और दिल अफसुर्दा था और कह रहे थे कि ये क्या हो गया। तो हर शख्स परेशान है अरशद शरीफ साहब के लिए और उनकी इस नागहानी मौत के लिए। अल्लाह ताला उनको करवट करवट जन्नत नसीब करे। नसीम ज़हरा साहबा, एक और मामले पर मैं आपका कमेंट चाहता हूँ। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने आज इमरान खान साहब की नाअहली के लिए अली ज़फ़र साहब ने दलाइल दिए, उनकी अपील में वो गए, लेकिन उस पर एतराज़ ये था कि अभी जो तफसीली फ़ैसला है वो तो आया ही नहीं, तहरीरी फ़ैसला जारी ही नहीं हुआ, तो जब तक जारी नहीं हुआ तब तक हम इसकी समाअत नहीं कर सके। जबकि अली ज़फ़र साहब का ये इसरार था कि आप इसको सस्पेंड करें, ये शॉर्ट ऑर्डर ही को सस्पेंड कर दें, क्योंकि एक स्टिग्मा लेकर इमरान खान साहब इलेक्शन में नहीं उतर सकते। तो उस पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने यह वाज़ेह किया है कि इमरान खान को आपको अर्जेंसी क्या है, क्योंकि उनका जो स्टेटस है वो यह है कि वो अगला इलेक्शन भी लड़ सकते हैं, कुर्रम का इलेक्शन भी लड़ सकते हैं। तो आप क्या समझती हैं कि इमरान खान साहब को क्या डैमेज हुआ है? क्या उनकी रेपुटेशन डैमेज हुई है? क्या उनके इलेक्शन पर असर पड़ेगा? जैसे कि अली ज़फ़र साहब का ख्याल था कि इस स्टिग्मा के साथ जब वो जाएंगे इलेक्शन में तो बहुत फ़र्क पड़ सकता है, और इसका क्या इमरान खान की जो अपोजिशन है उनको फ़ायदा होगा सियासी तौर पर? देखिए, ये जो अहम बात जैसे आपने फरमाई कि 5 साल का मतलब कि ये टर्म है और उससे आगे नहीं है, एक तो ये बात है। दूसरा जो स्टिग्मा की बात है वो दुरुस्त है, क्योंकि देखिए उसका किसी हद तक असर तो होगा। अब जो हुकूमत है जो जब इलेक्शन में उतरेंगे सब, तो क्योंकि इमरान खान साहब की अपना ये कहते हैं ना कि जी सादिक और अमीन, वो तो नवाज शरीफ साहब नहीं करार पाए, लेकिन हमारे लीडर जब पीटीआई के लोग बात करते हैं कहते हैं जी इमरान खान साहब सादिक और अमीन करार पाए, लेकिन इसमें जो जजमेंट है उसमें करप्ट प्रैक्टिसेस की बात है और तो मतलब कि तोशाखाना की बात होती है। लेकिन हकीकतन जो इशू है इसमें वो तो यही है ना कि टैक्स नहीं पे हुआ था। तोशाखाना से जिस तरह उन्होंने लिए तहाइफ और फिर उनको बेचा, तो बज़ाहिर तो हमें नहीं लगता कि कोई कानून उन्होंने वायलेट उधर किया है, लेकिन 2 साल उन्होंने अपने जो पैसे उससे घड़ियां बेच के उनको मिले थे उन्होंने डिक्लेयर नहीं किए थे। दिस इज माई अंडरस्टैंडिंग। तो वो जो डिक्लेरेशन नहीं की, वो इसका मतलब टैक्स नहीं पे किया, तीसरे साल पे किया, तो वो जो मामला है वो उसको उठा सकती है जरूर। अब जब इलेक्शन में कंटेस्टिंग पार्टीज उठा सकती हैं तो वही मेरा ख्याल है कि दैट्स द बिग क्वेश्चन। और आने वाले दिनों में अब उन्होंने 3 दिन के लिए सस्पेंड किए, लेकिन ये ठीक किया इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने। हमने तो कभी भी नहीं सुना, शाखावर साहब बैठे हैं वो इसको ज्यादा क्लैरिफाई करेंगे। आई डोंट रिमेम्बर कि कभी भी ऐसा कोई केस चले जाए अपील में, यानी कि कोई ऑर्डर के खिलाफ अपील में चले जाए जब ऑर्डर पूरा आया ही ना हो दस्तखत शुदा, तो वो इशू जरूर है। और मेरा ख्याल है हाई कोर्ट वाज कंप्लीटली हम कौन होते कहने कंप्लीटली विद इन इट्स राइट्स, लेकिन हाई कोर्ट ने बिल्कुल एक वैलिड पॉइंट रेज किया, जो कि अब 3 दिन के बाद, 3 ही दिनों की तो बात है, यानी कि मेरा ख्याल है जुमेरात तक ये बात, फिर जुमेरात को फिर हियरिंग होगी एंड विल टेक इट। आई थिंक वील सी कि यहाँ से बात आगे क्या कितनी
किस तरफ जाती है, क्योंकि मुमकिन है जल्दी भी हो जाए, क्योंकि आज जब आर्गूमेंट हो रहे थे इस्लामाबाद हाईकोर्ट में, नसीम ज़ाहिरा साहब जब आर्गूमेंट हो रहे थे तो अली जफर साहब कह रहे थे कि अगर फैसला आ जाता तो आप आज ही रख लीजिए। तो चीफ जस्टिस साहब का कहना यह था कि हम 3 दिन देख लेते हैं, अगर 3 दिन तक नहीं आता तो हम इस पर एक्शन ले सकते हैं और फिर हम इस पर बात कर सकते हैं। तो उससे इंप्रेशन ये मिल रहा था कोर्ट रूम में जब डिस्कशन हो रही थी, आर्गूमेंट्स हो रहे थे, उससे इंप्रेशन मिल रहा था कि शायद अगर 3 दिन से पहले तहरीरी फैसला आ जाता है तो इस पर कल भी बैठ सकते हैं, समाअत हो सकती है। तो ऐन मुमकिन है कि दोबारा पीटीआई चली जाए इस्लामाबाद हाईकोर्ट में, क्योंकि आज तहरीरी फैसला जारी हो गया है और इस शक का भी इजहार किया गया था। आज शाम में फैसला आ गया है और अली जफर साहब की बार बार ये तकरार थी, उन्होंने कहा कि जी ये स्टिग्मा है और हमें नुकसान होता है, जिसपे आपको मालूम है कि चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि जी कौन सा ऐसा तूफान आ जाएगा, और भी लोग हुए हैं डिस्क्वालीफाई, ऐसा कौन सा तूफान आ जाएगा, आप इलेक्शन भी लड़ सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। तो वो तो खैर उनकी अपनी प्रेरोगेटिव है कि वो जल्दी बैठते हैं या नहीं बैठते, लेकिन फैसला तो आज आ गया, आज शाम में आ गया। जी बिल्कुल सही है। और शाह खबर साहब के सामने कुछ लीगल क्लैरिफिकेशन के लिए कुछ जो इबाम अगर लोगों के ज़हनों में है कुछ बातों से, वो मैं उनके सामने रखना चाहता हूं, लेकिन एक समरी आज की इस प्रोसीडिंग की मैं आपके सामने चंद पॉइंट्स की शक्ल में रख देता हूं ताकि वालों को के लिए वाज़ेह हो जाए। देखिए जी, आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जो मामला आया था उस पर ये कहा चीफ जस्टिस साहब ने कि तोशाखाना रेफरेंस में नाअहली के बावजूद इमरान खान के इलेक्शन लड़ने पर कोई पाबंदी नहीं है और वो अगला इलेक्शन लड़ सकते हैं। उन्होंने कहा कि इमरान खान को 30 अक्टूबर 2022 को NA 45 कुरम का ज़िमनी इलेक्शन लड़ने में कोई मसला नहीं है। तो ये वजाहत हो गई है। फिर अली जफर साहब इस शक का इजहार कर रहे थे कि क्या फैसला ताखीर का शिकार होने से तब्दील हो सकता है। वो कह रहे थे कि जी ये हो सकता है कि वो ताखीर का शिकार हो और उसमें कोई चेंजेस कर दी जाएं। इलेक्शन कमीशन ने, उन्होंने कहा कि पीटीआई के खिलाफ ममनुआ फंडिंग केस में अपना फैसला तब्दील कर लिया था। फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने यह भी कहा कि तफसीली फैसला बाद में जारी करना एक नॉर्मल प्रैक्टिस है, बाज़ाबा हम भी ऐसा करते हैं, तो इस पर आपको परेशान नहीं होना चाहिए। यह सवाल बार बार आज कोर्ट में हो रहा था कि आपको अर्जेंसी क्या है। अली जफर साहब से चीफ जस्टिस पूछ रहे थे कि अर्जेंसी क्या है। यह केस इमरान खान के खिलाफ अली जफर साहब का ख्याल था कि एक धब्बा होगा और वो इस धब्बे के साथ इलेक्शन में नहीं जाना चाहते, इसका उनको सियासी तौर पर नुकसान हो सकता है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि ये जो है वो तहरीरी फैसले का आप इंतजार करें, ये एक रूटीन का मामला है। इलेक्शन कमीशन जो है वो इसे इस तरह से आपको जो लगता है कि पर्पसली ताखीर करे, हो सकता है कि रूटीन की बात हो। तो ये आज चीज़ें हमारे सामने आई हैं। इस पर शाह खबर साहब ये फरमाइए कि ये पॉइंट क्या पहले इसमें कोई भाम था और अब ये क्लियर हो गया है, और क्या अब इसमें कोई भाम तो नहीं बचा है कि इमरान खान की जो नाअहली थी वो 2018 में जो सीट उन्होंने अपने पास रखी थी, सिर्फ उस सीट पर, मियांवाली की जो सीट थी उस पर नाअहली हुई है। उसके बाद जो अभी ज़िमनी इलेक्शन हुए हैं उसमें भी उनकी नाअहली नहीं हुई और अब जो अगला इलेक्शन है वो भी वो लड़ सकते हैं। देखिए असद साहब, बात यह है कि ये जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आज कार्रवाई हुई है वो तो सिर्फ ऑब्जेक्शन केस के तौर पर उसका टेकअप हुआ था, उस पर तो मेरिट्स पे कोई बात नहीं हुई। जो भी आपने सारी गुफ्तगू फरमाई है वो बिल्कुल ऐसे ही है कि उसके बावजूद भी कि उस पर ऑब्जेक्शन था और उसकी अटेस्टेड कॉपी नहीं थी, तो बैरिस्टर अली जफर साहब उस पर इसरार कर रहे थे कि आप कम से कम इसको मुअत्तल कर दें। तो वो जो हाई कोर्ट के रूल्स हैं वो इसकी इजाज़त नहीं देती कि जब तक किसी भी इदारे का फैसला जो है वो उसकी मुसद्दका नकल जब तक ना हो तो उस पर कार्रवाई नहीं हो सकती। तो दूसरी चीज़ ये है कि जो आप फरमा रहे हैं कि उन्होंने उनके जो कुर्रम में इलेक्शन है उसके बारे में उन्होंने कोई फैसला कर दिया, मेरा ख्याल है कि वो फैसला नहीं है, वो उनकी बहस गुफ्तगू है। अब इलेक्शन जो है वो ये बात जरूर है कि ये बात भी हाई कोर्ट ही उसको इंटरप्रेट कर पाएगी कि उनकी जो नाअहलियत है वो किस मुद्दत के लिए, क्या वो उनकी मियांवाली की नशिस्त के लिए है या जो अभी 6-7 कॉन्स्टिट्यूंसीज में उन्होंने इलेक्शन लड़ा है उसमें भी उसको नोटिफाई किया जाएगा या नहीं किया जाएगा। इलेक्शन कमीशन जो है वो मैं समझता हूं कि वो फाइनल अथॉरिटी है इस बात की कि वो नोटिफिकेशन इशू करते हैं या वो जो इलेक्शन कुर्रम में हो रहा है उसके बारे में क्या करते हैं। तो अभी देखना यह है कि अभी जो 3 दिन हाईकोर्ट ने दिया उसका ये मतलब नहीं है कि 3 दिन तक कुछ नहीं हो सकता। शाह खबर साहब, उसकी इंटरप्रिटेशन आपके ख्याल में क्या है? 63(1) की इंटरप्रिटेशन आपके ख्याल में क्या है? देखिए 63(1) की जो है इंटरप्रिटेशन ये है कि जब स्पीकर के सामने ऐसा क्वेश्चन सामने आए कि किसी रुकन असेंबली ने जो है वो करप्ट प्रैक्टिस के मुर्तकिब हुए हैं, तो फिर वो ऐसी राय कायम करके उसको इलेक्शन कमीशन को भेज सकते हैं। इलेक्शन कमीशन जो है आर्टिकल 63 सब आर्टिकल 3 के तहत फिर 90 दिन में
उस पे एक तहकीक करने के बाद अपना ओपिनियन वो भी देंगे। अगर वो ये ओपिनियन देते हैं कि कोई वाकई रुकन असम्बली जो है वो नाअहल हो गया है, तो वो ऐसा डिक्लेरेशन इशू करेंगे और उनकी सीट खाली हो जाएगी। और जब सीट खाली होती है तो उसका मतलब ये होता है कि वो उस टर्म के लिए वो नाअहल हैं। तो इस पे हालांकि आपने देखा होगा कि उस दिन जो मिनिस्टर लॉ थे उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने कहा कि ये 5 साल के लिए उनकी नाअहली हुई है। मेरा ख्याल है कि वो दुरुस्त तशरीह नहीं है उसकी, मेरे ख्याल में बतौर कानून के तालिब इल्म के, कि उनकी जो नाअहली है वो इस टर्म के लिए है। अब वो बाई इलेक्शन कंटेस्ट कर सकते हैं नहीं कर सकते, इसमें भी एक अभाम है। लेकिन इसमें जो मैं समझता हूं कि सबसे जो सीरियस बात है वो ये है कि अगर किसी को इलेक्शन कमीशन ये डिक्लेयर करे कि उसने करप्ट प्रैक्टिस की है, तो फिर लाजमी उसको क्रिमिनल साइड पे भेजना जरूरी है, जो कि आपने देखा होगा कि उन्होंने हुक्म कर दिया है कि इसको सेशन कोर्ट को भेजा जाए, वहां पे क्रिमिनल ट्रायल हो। और क्रिमिनल ट्रायल के नतीजे में अगर खुदा न खास्ता कोई ऐसी फैसला आता है कि वो अगर थोड़ी देर के लिए भी सजा हो जाए, तो फिर तो वो नाअहली 5 साल तक जा सकती है। तो ये इसकी कानूनी पोजीशन है। इसमें जो सबसे ज्यादा और यही आज अली जफर बार-बार कह रहे थे कि जी अर्जेंसी ये है। जब बार-बार चीफ जस्टिस पूछे थे कि आपको अर्जेंसी क्या है, तो वो कह रहे थे कि जी क्रिमिनल प्रोसीडिंग स्टार्ट करने का ऑर्डर आ गया है और वहां पर क्रिमिनल प्रोसीडिंग स्टार्ट हो सकती हैं, इसलिए हमें अर्जेंसी कि आप इसको सस्पेंड करें ताकि सेशन कोर्ट में क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स ना शुरू हों। मैं ब्रेक पर जाते हुए, सर मैं छोटा सा रहा हूं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, लेकिन ब्रेक पर जाते हुए मैं सिर्फ 63(1)(p) पढ़ देता हूं। वो कहती है कि ही इज for the time being disqualified from being elected or chosen as a member of the Majlis Shura Parliament or of a provincial assembly under any law for the time being in force। तो ये पी कहता है, जिस पर आज एक ओपिनियन हमारे सामने आई थी, जो कि शाखावर साहब सही कह रहे हैं कि वो फैसला नहीं था कोर्ट का, लेकिन ओपिनियन ये थी कि वो अगला कुरम का इलेक्शन तो लड़ सकते हैं, वो उस टर्म के लिए नाअहल हुए हैं जिस टर्म में वो इलेक्ट हुए थे, और अब अगर वो ज़िमनी इलेक्शन में जाना चाहते हैं तो वो लड़ सकते हैं। ये चीफ जस्टिस साहब की बहरहाल कानूनी एक ओपिनियन जरूर हमारे सामने आ जाई थी। इसके कुछ और पहलू भी हैं, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और फिर जब तफसीली फैसला हमारे सामने आया है इलेक्शन कमीशन की तरफ से, वो आज जारी हो गया है, उस पर भी कुछ बात करते हैं। ब्रेक के बाद वापस आते हैं जी। ब्रेक के बाद आपको दोबारा खुशामदीद कहते हैं। हमारे साथ आमिर ज़िया साहब मौजूद हैं, सीनियर तजज़ियाकार, सीनियर सहाफ़ी। बहुत शुक्रिया आमिर ज़िया साहब। हम प्रोग्राम के इब्तिदा में गुफ्तगू कर रहे थे अरशद शरीफ साहब के हवाले से। मैं सबसे पहले चाहूँगा आमिर ज़िया साहब, आपका कमेंट अरशद शरीफ साहब के हवाले से। आप बतौर जर्नलिस्ट, बतौर इंसान, आपका भी उनके साथ एक ताल्लुक़ ज़रूर रहा होगा, आप उनको कैसा देखते हैं और अभी आपका हुकूमत पाकिस्तान से क्या मुतालबा है कि शफाफ तहकीकात के लिए हुकूमत पाकिस्तान को क्या इक़दाम उठाने चाहिए? शुक्रिया जनाब। बात ही कि अरशद शरीफ साहब जो हैं, उन्होंने मतलब एक तो मुझे मरहूम कहते हुए जो है बहुत तकलीफदेह बात है हम सब के लिए, और आज पूरी हमारी जो मीडिया बरादरी से मुंसलिक जितने अफराद, जितने लोग हैं, उनके लिए बड़ा ही मतलब वो एक बड़ा बुरा भारी दिन है हम सब के लिए। और उसकी वजह ये कि अरशद शरीफ उन सहाफ़ियों में से थे कि जो कहते हैं ना असूल परस्ती की सियासत करते थे, अपनी सहाफत करते थे। आप उनकी उससे मतलब है तज्जिए से किसी के भी आप इख्तलाफ कर सकते हैं, लेकिन जो उन्होंने समझा, सही समझा, उसको उन्होंने वैसे ही बयान किया। तहकीकाती सहाफत में उनका बहुत बड़ा नाम था, कम से कम टीवी की जर्नलिज्म में आई थिंक वो एक फास्ट ब्रेकिंग उन्होंने हमेशा काम किया है। और उससे पहले मुझे याद है कि रॉयटर्स में बैनुल-अक़वामी एक न्यूज़ एजेंसी में से वाबस्ता थे और अच्छी उन्होंने इदारों में काम किया। और जो मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही है, जो कहा जा रहा है कि जी उनकी गाड़ी ने मुबैना तौर पर पुलिस की जो एक बैरिकेड था, जो उनका वो था जहाँ से वो चेकिंग कर रहे थे, उस बचने की उससे उसको फलांगने की कोशिश की। नाकाबिल यकीन है कि जो लोग भी असद रॉयटर्स या AP, मैंने खुद काम किया उनके साथ, हम सबको हॉस्टाइल एनवायरनमेंट कोर्सेज कराए गए हैं और बताया गया है कि किस तरह से ऑपरेट करना है कॉन्फ्लिक्ट एरियाज में। पहला असूल ये होता है कि अगर लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज हैं तो आप अपनी गाड़ी को खुद रोकते हैं। आप जो है मतलब है अगर रात है तो जनाब हेडलाइट बंद करते, अंदर की लाइट जलाते हैं, अपने हाथ स्टीयरिंग पे रखती। सारी चीजें SOPs हैं जो हम सबको करवाए गए थे, जिन्होंने भी कॉन्फ्लिक्ट रिपोर्टिंग की अपने अपने जमाने में। और अरशद जो थे वो तो इसके मतलब है टीवी में जर्नलिज्म में कम से कम पाकिस्तान में अमंग द पायनियर्स थे। तो मुझे नाकाबिल यकीन बात है कि ये एक सवाल होगा, इसकी बात होनी चाहिए
कि जिस तरह कहा जा रहा है कि जी मिस्टेकन आइडेंटिटी थी और मुबैना तौर पे चोरी की गाड़ी समझकर किया गया, ये नाकाबिल यकीन है, हजम होने वाली बात नहीं है। और जहां तक वो बतौर एक इंसान, बतौर एक मतलब एक सहाफ़ी थे, मैं कहूँगा बहुत बड़ा नाम था हमारी सहाफ़त का। और उन्होंने एक समझे ना कि जब उन्होंने बैनुल अक़वामी सहाफ़त छोड़कर जब उन्होंने कौमी इदारों के साथ काम करना तो बहुत मुख्तसर वक्त में अपना नाम बनाया, रिपोर्टिंग से एंकर पर्सन ट्रांसफॉर्म हुए और सबसे अव्वल के एंकर पर्सन आए। और आप ये देखें कि उन्होंने ये नहीं देखा जब वो एंकर पर्सन बन गए कि जनाब किन ताकत लोगों को नाराज कर रहे हैं, किन ताकतवर इदारों को नाराज कर रहे हैं। उन्होंने जिस चीज को सही किया उसकी उन्होंने बात और बदतमीजी की उनको बहुत भारी कीमत अदा करनी पड़ी है। और मतलब है कि का खानदान, उनकी वालदा, उनकी बेगम, उनके बच्चे, उनके और लवाकिन, उनके दोस्त अहबाब, सबके लिए बहुत बड़ा लॉस है, बहुत बड़ा लॉस, नाकाबिल बयान। और जो आपने कहा कि जी मुतालबा हमारा बिल्कुल सही है, दो मुतालबे में होने चाहिए। पहले किसी सहाफी को कि जान के खौफ से, विक्टिमाइजेशन के खौफ से मुल्क छोड़ के भागना ना पड़े, हमारा ये मुतालबा है। और वो कहते हैं ना कि ये उनके लिए हालात पैदा न किए जाए कि जिन इदारों में वो काम करें उनको वहां पर नौकरियां आप उनसे छुड़वा दें। तो ये एक पहला मुतालबा है कि जनाब अपने आप तरीके वारदात को, तरीक़ेकार को बदलें। उसके बाद यकीनन इस चीज की खुला आने तहकीकात होनी चाहिए कि इस चीज में बिल्कुल मुझे लगता है इसके रिपल इफेक्ट आएगा। इतनी आसानी से ये कत्ल जो है नहीं भुलाया जा सकता। और इसके पीछे क्या है, किस तरह कौन लोग थे, क्या थे, उनको मंजर पर आना चाहिए जनाब। जी बिल्कुल सही है, इसकी पूरी तहकीकात होनी चाहिए और पूरी सही और असल वाक़या जो है वो हमारे सामने आना चाहिए, क्या हुआ, क्यों हुआ और क्या इसके महरक़ात है। बहुत शुक्रिया सर। आमिर साहब, मैं अब दूसरे मौजू पर आता हूँ जिस पर शाखावर साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। हम उस पर गुफ्तगू ऑलरेडी इनिशिएट कर चुके हैं। आप अपनी राय का इजहार कीजिएगा कि आज जो रिमार्क सामने आए थे इस्लामाबाद हाई कोर्ट के और चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला साहब के, उन्होंने कहा कि इमरान खान अगला इलेक्शन तो लड़ सकते हैं, उनकी जो 63(1)(p) की नाअहली है वो तो एक टर्म के लिए थी और अगर कुर्रम का इलेक्शन हो रहा है तो उसमें तो वो जा सकते हैं। तो अगरचे इस पर शाखावर साहब का ये ख्याल है कि उनकी ये हतमी राय या दलाइल सुनने के बाद नहीं थी या ये फैसला नहीं है, लेकिन उनकी अपनी ओपिनियन है, तो अगर ये ऐसे ही है जैसा कि चीफ जस्टिस साहब इसको समझ रहे हैं और उन्होंने अपने रिमार्क्स में कहा है, तो फिर सियासी तौर पर इमरान खान साहब को कितना नुकसान हुआ इस फैसले से और इमरान खान की जो अपोजिशन है उनको सियासी तौर पर कितना फायदा हुआ इस फैसले से? देखिए, मैं नहीं समझता कि इस फैसले से इमरान खान को ये मुझसे पूछ रहे हैं। जी आमिर साहब से। सर मैं शाखावर साहब आपके पास आता हूँ अभी। जी मैं ये कह रहा था कि इस फैसले का इमरान खान को कतई नुकसान नहीं हुआ है, क्योंकि जब सियासतदानों के ऊपर पाबंदियां लगती हैं, उनको डिस्क्वालीफाई करने की कोशिश होती है, तो उनका जो रैंक एंड फाइल होता है, उनके जो चाहने वाले होते हैं और ज्यादा जो है उनके साथ जुड़ जाते हैं। और इमरान खान के जो पैरोकार हैं, उनको मानने वाले, वो अब तक इनको मिस्टर क्लीन ऑफ पाकिस्तानी पॉलिटिक्स समझते हैं। ये तो इसका पॉलिटिकल एक पब्लिक सेंटिमेंट का बात है, वो हमें समझना चाहिए। और ये समझना चाहिए कि जो हमारे बड़े लीगल माइंड्स हैं, जो सबसे अव्वल के हैं, वो पहले दिन से ईसीपी के इस फैसले को जो है एक कमजोर फैसला कह रहे हैं। फ्लॉड, बात तो फ्लॉड भी कह रहे हैं, लेकिन कमजोर फैसला तो है ही है। और क्योंकि जिस मालियत का जिक्र 13 करोड़ रुपए और तकरीबन 79-89 लाख रुपीस की बात है, चंद 100 हज़ार की बात है, तो वो और उसके ऊपर जो असल इन पे इल्जाम है वो तो ये कि इन्होंने छुपाया, और जिसको जो इमरान खान के हामी कहते हैं कि जी अगले बरस उन्होंने डिक्लेयर कर दिया था अपने टैक्स रिटर्न के अंदर। तो हर हालत में ये कमजोर केस था। और उसमें जो अभी तक मेरी बात हुई है 2-4 और जो वकला हजरात से और जो अच्छे बैरिस्टर्स हैं, तो उनका ये कहना है कि जनाब ये केस जो है रह नहीं सकेगा कायम, इसको जो है स्क्रैप कर दिया जाएगा, इसके जो ईसीपी का फैसला है। तो ज्यादातर लोगों की यही तवक्को है। पाकिस्तान ये हुआ है कि हमारी सियासत में पोलराइजेशन मजीद बढ़ गई है, महाजराई मजीद बढ़ गई है। होना ये चाहिए था कि जनाब आप सिचुएशन को डिफ्यूज करने की कोशिश करें, मिल बैठकर कोई रास्ता निकालें। इस हुकूमत ने 6 महीने पूरे कर लिए हैं, इमरान खान इलेक्शन का मुतालबा कर रहे हैं, कोई मिडिल पाथ निकाल के 2-4 महीने में, 5 महीने में इलेक्शन की तरफ जाएं, ताकि इस मुल्क को जो है सुकून आ सके, चैन आ सके। ये जो इस वक्त आपको नहीं पता, इतना इंतशार, लोगों में परेशानी, इतना ज्यादा मतलब हौसला शिकन हालात हुए हैं। हर आदमी के जहन में एक सवाल है कि कल क्या होगा। लोग कहते हैं ना, सरमायाकार जो है पैसा लगाने से गुरेजा है। वो आप बैरूनी सरमायाकारी की क्या बात करते हैं, मकाम ही नहीं लगा रहा। उनको नहीं पता हुकूमत 11 महीने चलेगी, 6 महीने चलेगी, 7 महीने चलेगी। तो हमारे जो अरबाब इख्तियार हैं, बशमूली हुकूमत के और इदारे,
उनका ये फर्ज बनता है कि इसको फौरन इसके सोल्यूशन की तरफ जाए और ना वॉर फुटिंग जाए। उनको अंदाजा नहीं है इस वक्त लोगों का जो जज्बात है, जो सेंटिमेंट है वो क्या है। लोग नाराज हैं, लोग दुखी हैं, लोगों को अदम एतमाद है। वो समझते हैं कि एक नामुकम्मल कौमी असम्बली के साथ आप इस हुकूमत को चलाने की कोशिश कर रहे हैं और एक एकतरफा किस्म की कानून साजी हो रही है जिसका पब्लिक इंटरेस्ट से कोई जो है लेना देना नहीं, अकाउंटेबिलिटी लॉज में चेंज हो जाता है। तो ये चीज अगर चलती है अगले अगस्त तक चलती है, अगले सितंबर, मैं यकीन दिलाता हूँ कि उससे पाकिस्तान में मजीद इंतशार फैलेगा, मजीद महाजाराई बढ़ेगी, खाकम बदहन, और इसका नुकसान हमारी मईशत को भी होगा, सियासत को भी होगा और हमारे समाज को भी होगा। जी सही है। शाह खबर साहब, आप अभी क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स की बात कर रहे थे, तो आज इसका जिक्र हुआ था इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। अली जफर साहब कहते थे कि अर्जेंसी ये है कि कहीं क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स का आगाज हो जाएगा और उसमें इमरान खान को सजा हो सकती है। तो इस पर चीफ जस्टिस साहब के रिमार्क्स ये थे कि आपको पता है कि इतनी जल्दी नहीं होता, इसमें तो नोटिस होते हैं, फिर बाकी चीज़ें होंगी, फिर वो फर्द जुर्म होगी, तो महीना तो इसमें लग जाता है, तो आप इतना परेशान ना हो, ये इतनी जल्दी नहीं होने लगा। लेकिन आप क्या समझते हैं कि ये कितना लीगली इमरान खान को जो है वो डेंजर में डाल सकता है ये वाला केस अगर लीगल प्रोसीडिंग स्टार्ट होती हैं? तो क्या ये सही अप्रोच है पीटीआई की कि वो उससे पहले ही इस ऑर्डर को सस्पेंड कराने के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट जाएं ताकि लीगल प्रोसीडिंग्स इनिशिएट ही ना हो सकें? देखिए, पीटीआई की और इमरान खान साहब की और उनके वकला की ये कोशिश तो होगी कि ये पहले ही जब मेरिट्स पे इसकी समाअत होती है तो ये ऑर्डर सस्पेंड हो जाए। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, अभी आमिर जाज साहब भी फरमा रहे थे और इन्होंने बहुत सारे जो है वो कानूनी माहिरीन का भी हवाला दिया। उन्होंने कहा जी ये बड़ा वीक केस है, किसी भी केस को वीक केस नहीं समझना चाहिए। देखिए, ये इलेक्शन कमीशन उनका जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर और 4 मेंबरान का एक मुत्तफिका फैसला है और उन्होंने आर्टिकल 62(1)(f) के तहत नहीं, आर्टिकल 63(1)(p) और आर्टिकल 63 सब आर्टिकल 2(3) के तहत ये जो है ये उन्होंने ये फैसला किया है और इसकी इम्प्लीकेशंस बड़ी ग्रेव हो सकती है। इसको बिल्कुल आसान नहीं लेना चाहिए। और ये एक और जहां तक ये बात है कि उनके ऊपर जो है इसका सियासी तौर पर नुकसान नहीं हुआ, सियासी तौर पर भी आप हकीकत है कि उन पर नुकसान है। इसीलिए आज अली जफर साहब जो है वो अपनी एंजाइटी आज जो है और अपनी परेशानी वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सामने शो कर रहे थे कि चूंकि उन्होंने अब आगे इलेक्शन कंटेस्ट करना है और इस स्टिग्मा के साथ जो है वो जब इलेक्शन में जाएंगे तो उनको नुकसान होगा। तो ये आप बिल्कुल इससे आप जो है वो आप आंखें नहीं बंद कर सकते कि उनको पॉलिटिकल नुकसान नहीं हुआ, वो अपनी जगह पे है। तो अब देखना यह है कि जब ये मेरिट्स के ऊपर इसका जो है समाअत होगी, इसमें बुनियादी चीज ये है कि सबसे पहले ये देखना है कि हाई कोर्ट इसको समाअत के लिए एडमिट करेगी, उसको मंजूर करेगी। तो उसके बाद फिर ये बात होती है कि ये इस पे आपने उसका ऑपरेशन सस्पेंड करना है, जजमेंट का नहीं। आपको मैं एक बात बताऊं कि जो प्रोहिबिटेड फंड्स में जो इलेक्शन कमीशन ने फैसला किया था वो भी आईनी दरखास्त में इस्लामाबाद हाई कोर्ट में वो भी ज़ेर तजवीज़ है, वो भी फाइल हुआ है। उसमें प्री एडमिशन नोटिस हुआ हुआ अभी तक उसको एडमिट भी हियरिंग के लिए नहीं किया हुआ। तो मैं ये कहता हूं कि ये इसको आसान ना लें। ये जो इनकी लीगल टीम है पीटीआई की, उनको ये कोर्ट को बावर कराना होगा कि इस जजमेंट में जो है वो कोई बहुत बड़ा कानूनी सुकम है, कौन सा कानून है जिसको ऊपर अमल नहीं किया गया या कौन से कानून को वायलेट किया गया है। क्योंकि जब रिट दरखास्त होती है, क्योंकि आपको एक बात ज़हन में रखना होगी कि ये जो फैसला है इलेक्शन कमीशन का, इसके खिलाफ कोई राइट ऑफ अपील नहीं है। जब राइट ऑफ अपील नहीं होता तो फिर किसी को दादरसी अगर हासिल करनी है तो वो फिर हाई कोर्ट के आर्टिकल 199 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान रिट ज्यूरिसडिक्शन को इन्वोक करते हैं। और रिट ज्यूरिसडिक्शन जो है वो वाकयाती चीजों के ऊपर नहीं जा सकती, वो फैक्चुअल कंट्रोवर्सीज को नहीं देखेगी। उन्होंने सिर्फ ये देखना है या ये वो क्लास से ये तकाजा करना है या उससे वो रिक्वायर करेंगे कि आप हमें बताएं कि इलेक्शन कमीशन के फैसले में कौन सा लॉ वायलेट हुआ है, कौन सी इलीगैलिटी हुई है और कौन से कानून को जो है वो ऑब्जर्व नहीं किया गया। तब जाके वो फिर इसको एडमिट करेंगे हियरिंग के लिए। जी
बिल्कुल सही है। ऐसे कानूनी के साथ साथ कई सियासी पहलू भी हैं, साथ साथ हम उस पर भी बात करते हैं। कादिर मंदोखैल साहब हमारे साथ मौजूद हैं। कादिर मंदोखैल साहब, इमरान खान साहब के हवाले से जो अब जाहिर है इस्लामाबाद में ये केस इस्लामाबाद हाईकोर्ट में टेकअप हो जाएगा, क्योंकि उसमें जो एतराज़ था कि तहरीरी फैसले की अटेस्टेड कॉपी नहीं है वो आज आ गया है, तो उसकी अटेस्टेड कॉपी अब मिल जाएगी और शायद एक आध दिन में ये टेकअप हो जाएगा इस्लामाबाद हाईकोर्ट में। लेकिन इब्तदाई तौर पर जो रिमार्क्स इस्लामाबाद हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस के आए हैं वो ये है कि वो तो अगला इलेक्शन कोरम वाला तो लड़ सकते हैं जाके, जो 30 तारीख को होने जा रहा है। उनकी जो थी वो सिर्फ उस टर्म के लिए और उस सीट के लिए डिस्क्वालिफिकेशन थी जिस सीट से वो इलेक्ट हुए हैं, उस सीट के लिए उनकी डिस्क्वालिफिकेशन थी। तो क्या सियासी तौर पर पीडीएम ने और इत्तेहादी हुकूमत ने इमरान खान साहब की जो डिस्क्वालिफिकेशन है उससे कोई सियासी फायदा होगा इसे? नहीं, बेसिकली मैं तो इस चीज से इतफाक नहीं करता हूँ, न तो इस फैसले से करता हूँ, न मैं इस चीज से करता हूँ किसी सियासतदान को आप डिस्क्वालीफाई करा दे, मैं इस चीज से बेइतफाक नहीं करता हूँ। मगर आपको इमरान नियाजी साहब की वो अगर वीडियो जो उसके साथ आमिर मीर साहब के साथ वही 62(1)(f) के हवाले से अगर आपको याद होगा, तो वो कहते हैं ये भले मैं डिस्क्वालीफाई क्यों ना हो जाऊँ जी, तो वो आपके सामने की बात है। लेकिन मैं ज़ाती तौर पे नहीं समझ रहा हूँ किसी सियासतदान को आप इस तरह से डिस्क्वालीफाई कर दे। लेकिन देखिए इलेक्शन कमीशन का जो फैसला है उसको भी मैं समझ रहा हूँ गोलमोल कर दिया जी। ये उसी तरह फैसला किया है जैसे वो पहले इसने इस फॉरेन फंडिंग वाला फैसला किया है, और उसने हर चीज पूरा तफ्तीश करके 8 महीने की हर चीज कंप्लीट कर लिया। मगर साथ साथ भी उसने ये कि उसके ऊपर मैं ये सीधा अल्फाज में ये कहूंगा कि उसने पूरा तरकारी तैयार कर लिया है, बस हांडी चढ़ाना भूल गए। अब वो यहाँ भी ये जो फैसला आ रहा था तो मैं सुबह, लेकिन उसमें कादिर मंदोखैल साहब दो चीजें हैं, बिल्कुल सही है, दो बातें हैं। लेकिन एक तो यह है कि आपने कहा कि गोलमोल फैसला, लेकिन 62(1)(f) की स्पीकर साहब ने मांगी थी कि इनको 62(1)(f) में नाअहल किया जाए, लेकिन 62(1)(f) में इलेक्शन कमीशन कर नहीं सकता। ये सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि ये डिक्लेरेशन कोर्ट ऑफ लॉ ही दे सकती है। तो ये जो स्पीकर साहब मांग रहे थे इलेक्शन कमीशन से, वो उनके लिए आईनी और कानूनी तौर पर मुमकिन नहीं था। तो फिर यही फैसला आ सकता था, 63 का ही दे सकते थे वो, और वो उन्होंने किया। दूसरा ये है कि आप कह रहे हैं कि आप ये इससे इत्तफाक नहीं करते कि ये जो मामला है ये इस तरह से डिस्क्वालीफाई होना चाहिए, तो फिर आप ही के स्पीकर साहब हैं जिन्होंने इसको भेजा है। इसका जवाब मैं एक छोटे से ब्रेक के बाद आपसे लेता हूं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। दोबारा आपको खुशामदीद कहते हैं। कादिर मंदोखैल साहब ने हमें ज्वाइन कर लिया स्टूडियो में, बहुत शुक्रिया कादिर मंदोखैल साहब। दो सवाल मैं कर रहा था ब्रेक पर जाने से पहले। आप इससे इत्तफाक नहीं करते कि किसी सियासतदान को टेक्निकली नॉकआउट किया जाए, लेकिन आप ही के स्पीकर साहब हैं जिन्होंने ये रेफरेंस भेजा था और वो चाहते थे कि टेक्निकली इमरान खान को नॉकआउट कर दिया जाए, तो ये पार्टी पॉलिसी नहीं है? नहीं, देखिए मैं एक चीज़ बताऊँ कि दोनों चीज़ें आप मिक्सअप कर रहे हो। स्पीकर के पास एक एप्लीकेशन आए, उसके पास क्या रह जाता है? वो ये कहते नहीं जी हमारी पार्टी की पॉलिसी नहीं, हम नहीं भेजेंगे, हरगिज़ नहीं, उसको कानून के तहत भेजना पड़ता है। अच्छा, इस केस को अगर आप फैसल वाडा साहब के केस को साथ साथ रख ले तो दोनों में सिमिलरिटी और कोई फर्क नहीं है। ये आप बैकग्राउंड उसका ड्यूल नेशनल का, इसका बैकग्राउंड तोशाखाना है। नहीं, लेकिन दोनों में फर्क ये है सर कि उन्होंने कागजात नामजदगी में हकायक छुपाए थे, इन्होंने अपने टैक्स रिटर्न्स में हकायक छुपाए हैं। 2018 का इलेक्शन लड़ते हुए नहीं छुपाए थे हकायक इमरान। नहीं, उसमें ये चीज आ रही बेसिकली लफ्ज आ जाता है झूठ का, और झूठ के ऊपर 62(1)(f) लगता है। और फैसल वाडा सब केस को हम फॉलो कर रहे हैं। इनकी वकला जैसे आप इससे पहले जो बात आप कर रहे थे कि इलेक्शन कमीशन के पास इख्तियार नहीं है, इलेक्शन कमीशन फैसल वाडा साहब का केस ये कह रहे हैं कि भाई इख्तियार नहीं है, तो हॉनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाई कोर्ट ने तो उसको कंफर्म किए उस चीज को। उसके बाद मजीद उसकी झूठ, यानी इस बात पे नहीं जो एफिडेविट दाखिल हुआ है या जो आप इलेक्शन कमीशन में अपने एसेट डिक्लेयर करते हो, वहां अगर आप झूठ बोलते हो ना, तो झूठ का रिजल्ट पे 62(1)(f) है। लेकिन वो कोर्ट ऑफ लॉ दे सकती है, तो इलेक्शन कमीशन ही दिया। इलेक्शन कमीशन इज नॉट अ कोर्ट ऑफ लॉ ना, ये तो सुप्रीम कोर्ट ने वाज़ेह किया है। फैसल वाडा की जब अपील सुप्रीम कोर्ट में गई है, तो मैं कंप्लेनेंट हूँ जी, या तो कोई बात नहीं भी है वो, बल्कि वो तो कहते हैं कि इलेक्शन कमीशन के पास इख्तियार नहीं, तो सुप्रीम कोर्ट जवाब क्या है, हाई कोर्ट ने उसको कंफर्म किया। अब आइए हमारे पास,
ये आपका झूठ है, ये आपका झूठ। लेकिन आपका जो एफिडेविट दाखिल किया पहले, उस एफिडेविट में जब आपने झूठ बोला उसका क्या नतीजा होना चाहिए। और ये बैसियत कैंडिडेट में बता रहा हूं आपको, जितनी भी लोगों ने नॉमिनेशन मत किया उस वक्त ये प्रोफार्मा निकला था सुप्रीम कोर्ट से कि आप अपने सारे एसेट्स वगैरह डिक्लेयर करेंगे। वहां अगर आपने झूठ बोला तो उसका नतीजा कुछ और हो सकता है। तो ये नतीजा ये जो मुकद्दर है, आप केस का बैकग्राउंड छोड़ दे, बात आती है सिर्फ झूठ के ऊपर। झूठ यहां भी बोला कि वहां भी बोला गया। यहां वही इलेक्शन कमीशन है, वहां से 63(1)P लगाए, फैसल वाडा साहब के 621F। आपकी इंटरप्रिटेशन 63(1)P की क्या है कि इमरान खान कोरम वाला इलेक्शन लड़ सकते हैं? नहीं, मेरे हिसाब से ये केस ही 62(1)F का है। ये दोबारा मैं रिपीट करता हूं, ये झूठ का केस है। बैकग्राउंड को तो शखाना हो या ड्यूल नेशनल, उसको ना। लेकिन चूंकि 62(1)F में फैसला नहीं दिया इलेक्शन कमीशन ने, मैं कहता हूं ये आगे चल के खुद फंसेंगे। देखिए, अभी सुप्रीम कोर्ट में पिछले हफ्ते लगा हुआ था और दोबारा लगेगा अभी इसी हफ्ते। उसमें सुप्रीम कोर्ट ने यही बोला कि आपने जो पासपोर्ट बताया था वो पासपोर्ट तो आपका पहले से एक्सपायर हो चुका है। नहीं, लेकिन अपील तो एक फैसले के खिलाफ होती है ना जी। फैसला ही 62(1)F का नहीं है, तो अपील में जब जाके 62(1)F को इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है। ये कोर्ट की इख्तियार है उसके पास जी। मैं दोबारा ये कहता हूं कि इलेक्शन कमीशन ने फैसल वाडा को नायल किया तायात और उस फैसले को बरकरार रखा इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने। उसके बाद वो अपील आ गई सुप्रीम कोर्ट में। ठीक है, वहां अभी बार बार वो तारीखें ले रहे हैं। अभी तक तो मेरी बारी नहीं आई। अभी वो जो वसीम सज्जाद साहब आर्गूमेंट्स कर रहे हैं उसी में वो फंस रहे। बल्कि इवन मंसूर अली शाह साहब ने जो लास्ट टाइम कहा, उसने कहा मुझे टाइम दे दो। उसने बोला आप टाइम ले भी लो, ठीक, जवाब आपके पास फिर बिल्कुल सही है। इस पर शाह खबर साहब की राय भी जरा ले लेते हैं। शाह खबर साहब, ये जिस तरह से कादिर मंदोखल साहब कह रहे हैं कि अगर फैसला 63(1)P का आया है और 63(2)(3) का आया है, तो इसमें जब अपील में जाते हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, तो वहां पर क्या 62(1)F को इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं अपील में, या अपील उसी पर होगी जो फैसला आया है? देखिए, बात यह है कि इसका ये तो अपीलेबल ऑर्डर ही नहीं है, ये तो अपील तो प्रोवाइडेड नहीं है लॉ में। अब उसमें जब हाई कोर्ट में आप जाते हैं तो आप हाई कोर्ट की आईनी जो उसका दायरा अख्तियार है उसको इन्वोक कर रहे हैं। तो वो आर्टिकल 199 कहता यही है कि जब आपके पास कभी कोई मुतबादल दादरसी ना हो और आप रेमिडी लेस हो, तो फिर अगर आपके बुनियादी हकूक सलब हुए हैं या किसी कानून की खिलाफ वर्जी हुई है, तो फिर आप रिट पिटिशन फाइल कर सकते हैं। रिट पिटिशन और अपील में फर्क होता है। अपील जो है उसमें तो पूरा केस ओपन हो जाता है, जबकि रिट पिटिशन में आप जो फैक्चुअल कंट्रोवर्सी है, जो हकायक पर मबनी चीजें हैं, वो एजिटेट नहीं हो सकती। वहां पर सिर्फ क्वेश्चन ऑफ लॉ एजिटेट हो सकता है। तो इसलिए मैं ये कहता हूं कि जो इलेक्शन कमीशन का फैसला है उसको उसके जो हकायक के साथ जो उससे जुड़े हुए चीजें हैं वो वहां पे आईनी दरखास्त में जो है वो नहीं डिस्कस हो सकती। वहां सिर्फ कानून और आईनी और कानूनी क्या गलती हुई है उसको हाईलाइट किया जा सकता है। सही है, बिल्कुल सही है सर। मुख्तसरन एक लफ्ज़ कह दूं, शाह खबर साहब, इसमें तो हाई कोर्ट जो है ना कमीशन भी मुकर्रर कर सकती है किसकी कंप्लीट ऑफ एविडेंस जो चला है। बिल्कुल सही है। अच्छा, मैं आखिरी मिनट है, आमिर ज़ाद साहब जरा ये वाज़ेह कर दीजिए, पीडीएम की कुछ मीटिंग्स में इस बात पर बड़ी तशवीश का इजहार हो रहा है, जो खबरें आ रही हैं कि इमरान खान को जो इस तरह से फैसले में नाहल हुए हैं और अगला वो इलेक्शन लड़ सकते हैं, तो इसका नुकसान होगा सियासी तौर पर, और इमरान खान जो है उनका बयानिया ज्यादा मकबूल होकर शायद सामने है, ये खतरा मौजूद है। आप सियासी इंप्लीकेशंस क्या देखते हैं इसकी? ये जो तशवीश है पीडीएम की सियासी जमातों के अंदर, खुद नून लीग में भी मौजूद है और पीपल्स पार्टी जो है वो भी इसके ऊपर बात कर रही है, अंदरूनी खाना बात हो रही, तो यकीनन ऐसे ही होगा। जैसे मैंने पहले अर्ज किया था कि देखिए, इमरान खान का जो एक फैन क्लब है और इमरान खान के जो लॉयलिस्ट हैं, उनको फर्क नहीं पड़ता कि आप क्या इल्जाम लगा रहे हैं, क्या फैसला उनके खिलाफ आ रहा है। फिर दूसरी बात है कि जो इल्जाम लगाया गया, जो करोड़ कुछ लाख रुपए का है, 14 करोड़ कर लें आप, तो ये तो मतलब है कि ये मैं नहीं कह रहा कि चोरी 1 रुपए की जायज होती है, लेकिन बात ये है कि ये अगर आप तकाबुल करें कि जो आज आपके वजीर आजम हैं उन पे 2 मनी लॉन्ड्रिंग के मुकदमा 30 अरब रुपए के हैं, तो आप मतलब क्या मुआवजा कर रहे हैं। अगर आप इस केस के तहत इमरान खान को आउट करते हैं तो सी सिस्टम जो है वो ज्यादा एक्सपोज होगा और आप देखिएगा कि लोगों का अदम इत्मीनान बढ़ेगा तमाम इदारों पे, पार्लियामेंट के ऊपर, इलेक्शन कमीशन। बहुत शुक्रिया आमिर ज़िया साहब, शाह खबर साहब और कादिर मंदोखल साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।